सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। नारायण हर्बल स्पैजरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस स्पैजरिक कंसेप्ट NHEH कोर्स की बात मैं कर रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एमोबायासिस और एमोबिक डिसेंट्री। दोनों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिसेंट्री की परिभाषा जब आती है तो डिसेंट्री ही केवल कहा जाता है, जबकि एमीबायोसिस और एमेबिक डिसेंट्री दो प्रकार की डिसेंट्रियाँ होती हैं। इनको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमारे पास डायरिया डिसेंट्री का पेशेंट आता है तो हम उसको कैसे क्योर करें, उसका क्या कंसेप्ट होता है। सबसे पहले जो बात होती है वो डिज़ीज़ के कंसेप्ट की बात होती है। तो डिज़ीज़ के कंसेप्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो डिज़ीज़ का कंसेप्ट जानने से पहले होता है उसका परिचय में कहता है कि इसे एमेबिक रोगाणु और एमेबिक पेचिस, आमतौर पर इसको पेचिस प्रवाहिका कहते हैं, या एमेबिक डिसेंट्री या एमोबिसिस डिसेंट्री के नाम से इसको जाना जाता है। ये दोनों जो है नाम जो होते हैं, आम बोलचाल में इसको हम लोग सफ़ेद आंव वाली पेचिस भी कहते हैं। जैसे जैसे बताते जाऊंगा उसको फुलफिल करके लिख के रखिएगा, आपके काम आएगा। हो सकता है आप ना लिख सकें तो वीडियो अपलोड रहता है, बट क्या होता है बहुत सारे लोग हैकिंग में लगे रहते हैं, पता नहीं क्या मिलता है हैक करके। बट जो भी है, परिचय की बात करें तो एमोबियासिस वो रोग है जो कि बड़ी आंत, जिसको हम लोग क्लोन कहते हैं, उसमें एंटामायोबा हिस्टोलैटिक EH मतलब इलेक्ट्रोहोमोपैथी नहीं है, जो मैंने नाम अभी बोला, एंटामायोबिल मोबाइल एंटामोइबा हिस्टोलेटिक जिसको कहा गया है, ये EH नामक जीवाणु है कि इसके संक्रमण से होता है। इसमें प्रतिदिन 3 से 4 बार दस्त आता ही है और बड़ी मात्रा में ये पतले मतलब जो स्टूल होता है एकदम पतला होता है, कई बार काला होता है और कई बार डार्क रेड होता है। रक्त भी इसमें सामान्यता पाया जाता है और आंतों में जो क्लोन्स होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने के वजह से होता है, और उसकी जो भीतरी जो सतह होती है उसके में कहीं कहीं पे घाव भी हो सकते हैं, वुंड भी हो सकता है। पेट में मरोड़ और बार बार पैखाना आता है। इसमें पैखाना में जाते टाइम, पैखाना दैट मीन्स स्टूल जब पास करता है तो उस टाइम पे रक्त भी आता है, ब्लड भी आता है और एमोबायासिस भी आती है, या ये दोनों की प्रक्रिया मिलती रहती है। एमोबायासिस डिसेंट्री को आजकल एमोबायासिस कहते हैं। यह सामान्य पेचिस का दूसरा और बैसिलरी डिसेंट्री की अतिरिक्त कंडीशन होती है। एमोबायासिस जो डिसेंट्री होता है, ये एमोबिक नाम का जो पैरासाइट होता है उसके फैलने वाला ये रोग है। ये दूषित जल जो होता है वो अन्य पेय पदार्थ, तारिकाओं और जो मतलब सब्जियां होती हैं वो, और इसके अलावा में जो भोज्य पदार्थ होते हैं जिसको हम ग्रहण करने के बाद जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी आंतों में ये पहुंच करके वहाँ पे ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और तब वहाँ पे छाले बनाते हैं, जिससे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो प्रभावित होता है। अगर हम इसके समरी की बात करें, वक्तव्य की बात करें, तो चिकित्सा शास्त्र की जो नई परिभाषा है उसमें एमोबियाजी जो डिसेंट्री होती है, पेचिस होती है, इसको एमोबायोसिस कहा जाता है। जिस अंग में एमोबायोसिस संक्रमण करते हैं उसी अंग से इसकी एमोबायोसिस के
परिभाषा जोड़ दी जाती है। जैसे अगर लीवर में होगा तो हेप्टा हो जाएगा, यही अगर बाइल गॉल ब्लैडर में होगा तो आपका बाइलरी कहलाएगा। इसी तरीके से हर जगह जैसे इसकी नाम चेंज होते हैं वैसे ये ऑटोमेटिक अपना प्रारूप उस नाम के आधार पे ये ले लेता है। और डॉक्टर इसी तरीके से जैसे अगर किसी को लीवर में है तो उसको हेपेटिक एमोबायोसिस कहते हैं, इसी तरीके से रहता है। और एमोबायोसिस जो रोग है उस चिकित्सा शास्त्र की अगर हम बात करते हैं एमोबायोसिस, तो जिस अंग में एमोबायोसिस हुआ है उसी अंग के रिलेशन उसको बोलते हैं। जैसे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है तो इंटेस्टाइनल एमोबायोसिस कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी में हमारे जो ये ईएच के जो डॉक्टर्स होते हैं वो घूम जाते हैं और पता नहीं कौन सा डिजीज़ है, हम कैसे इसका ट्रीट करें। बिल्कुल आप जानते हैं, बशर्ते उसके नाम को आप हो सकता है ना जान रहे हों। इन क्लासेस के माध्यम से आप उन चीज़ों को ही सीख रहे हैं। इसमें जो एमोबायोसिस होता है उसकी एक केवल एक परिभाषा है, जैसे कोलेरा होता है उसी प्रकार से। रोग का लक्षण क्या होता है? जो आंत के अंदर एमोबायोसिस की जो प्रारंभिक अवस्था में अगर इस रोग को हम लोग बात करते हैं तो ये बैसिलरी पेचिस से मिलती जुलती है, परंतु उससे कुछ अलग है, उसके कंडीशनल कुछ अलग होते हैं। रोगी के मल में रक्त और श्लेष्मा आती है। किसी रोगी के में ये लक्षण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। केवल 2 से 4 बार दस्त रोजाना हो जाते हैं और ढीले या पतले होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो पेट में कीड़े या गड़गड़ाहट सा शब्द भी वहाँ पे हमको सुनने को मिल सकता है, अगर स्टेथोस्कोप से सही तरीके से चेक किया जाए तो। पेट जो होता है उसमें गैस बनना, पेट फूलना, बार बार खट्टी डकारें आना, बोलना चाहिए थोड़ा थोड़ा मल, थोड़ा थोड़ा स्टूल आना जैसे लक्षण हो सकते हैं। कितनी बार और कुछ दिनों में कई बार होता है कि कुछ दिन के बाद ये अपने आप कब्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन में क्रिएट हो जाते हैं। और उस टाइम पे जब आपको लगता है कि नहीं मेरे को स्टूल मतलब बोलना चाहिए, जब रोग का जो उत्पत्ति होता है, प्रारंभ होता है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। केवल मल में रक्त आने के अतिरिक्त इस रोग में कोई और एमेबिक प्रवाहिका के साथ बैसिलरी प्रवाहिका की भी रोग हो सकता है। इस बात का ध्यान देना चाहिए। अगर बात हो रही है रोग के निदान की, तो अंतर्गत जो एमेबिस होता है उसका निर्माण मल के लेबोरेटरी परीक्षण के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। जिसमें एमोबायोसिस हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी परीक्षा में कोई विशेष सहायक चिकित्सा नहीं मिलती है, परंतु कोई हानि ना पहुँचे इसलिए इस चीज़ को कराते हैं। ऊपर से जो लक्षण हम लोग अभी बात कर चुके हैं, हम लोग जो जिस लक्षणों की बात किए हैं उसमें अगर हम देखें तो वर्षों तक अगर एमोबायोसिस की उपस्थिति रहती है तो उससे कोई हानि नहीं पहुंचती, बल्कि क्या होता है, इससे आंतों के जो अंदर का कोई रोग है उसका कारण ये हो सकता है। दूसरी ओर ये भी देखना, जैसे बुखार में होता है कि बुखार है तो वो एक इंडिकेशन करता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। ठीक उसी प्रकार से ये बताता है कि आपके बॉडी में प्रोटोजोआ की उपलब्ध मतलब प्रवेश कर चुका है और आपको मतलब नुकसान पहुंचाना चालू कर चुका है। दूसरी ओर अगर ये भी देखा जाता है कि अगर हम स्टूल का जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें एमेबिक है या सिस्ट है, कई बार होता है कि सिस्ट के कारण भी ऐसा होता रहता है, और वो जो रोगग्रस्त हुआ रहता है उस कंडीशन में एमोबायोसिस जो होती है उसमें म्यूकस तथा रक्त आने से रोग की जो संदेह मतलब जो बोलना चाहिए डायग्नोस करने की जो प्रक्रिया होती है वो आसान हो जाती है जब हम टेस्ट करा लेते हैं। तो इसमें एक बात याद रखना चाहिए कि कोई भी आप जब रेमेडी इसको व्यक्ति को दें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो मूल रूप से नष्ट हो रही हो।
अगर मूल रूप से वो नष्ट नहीं हो रही होगी, आप उसको सुला रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, पेशेंट के लिए नुकसानदायक होगा। संक्रमण और रोग के जो प्रसार होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एंटामीबो हिस्टोलिटिक, जिसको हम लोग EH कहते हैं, उसका उपसर्ग अगर बात करते हैं तो सिगरेट से, सिस्टों से सिस्ट के जो अंदर एक डिस्चार्ज पार्ट होता है उससे, और साथ में जो दूषित भोजन होता है उससे। इस प्रकार का जो अन्य हो सकता है, जल हो सकता है, कोई लिक्विड जो आप पी रहे हों वो हो सकता है। तो ये एक कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि एमोबेसिस की, अगर सिस्टों की बात करें तो इसमें जो पेय पदार्थ होता है वो महीनों तक सुस्त अवस्था में ऐसे ही उपस्थित पड़े रहता है। लेकिन कब वो एक्टिव होता है? जब आप कहीं कुआं भी कौन सा, जिसके आसपास गंदगी हो, कचरा हो, बरसों बरस का कचरा हो, अन्य जहाँ जल के जो स्रोत होते हैं जहाँ पे ठीक से देखभाल नहीं किया जाता है, वहाँ के जल को पीने से भी एमोबिसिस जो सिस्ट होते हैं वो पेट में चले जाते हैं। रोग की जो प्रधान, एक मिनट, उसको मना करो, बाद में बात करूँगा। इस रोग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सहायक कारण भी होते हैं। इस रोग में एक कारण होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिक नामक रोगाणु का संक्रमण। गर्म देशों में जहाँ संक्रमक होता है वहाँ ये तेज़ी से फैलता है। अगर इसके प्रवाहिता की बात करें तो ये पीड़ित व्यक्ति अधिक जो प्रभावित होते हैं उन्हीं से ये फैल सकता है, ऐसे नहीं। रोग कैसे फैल सकता है? हाँ, ये एक सवाल है, कैसे फैल सकता है। मेरे साथ किसी ने मेरा खाना खाया और झूठा दोस्त यार है, ला यार मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो फ़र्क पड़ेगा उसको 2 वीक्स निकलने के बाद, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। रोग का प्रसार का जो माध्यम होता है वो एक और कारण होता है, जिसमें मधुमक्खियाँ, हाथ न धोना जैसे गंदी आदतों, और कभी कभी अस्वच्छ जल जो होता है उसके सेवन से भी इस जीवाणु के जो सिस्ट्स होते हैं उसका मुख्य मार्ग के द्वारा अंदर चले जाने से भी होता है। नहीं, वो ग्रीन वाला, और रसीद भी निकाल देना। हाँ, वो दोनों का रसीद भेजो। तुम लोग भेजते नहीं हो, मेरे को सुनने को मिलता है वो सब काम नहीं, निकालो भेजो। संक्रमण का जो पहला और बड़ी आंत जो होती है उसमें, और फिर वहाँ से ये लीवर और तब वहाँ से फेफड़े में पहुँचता है ना। कमाल की जानकारी, आज जानकारी दूंगा। जिसको प्रोग्राम में आना होगा, डायलूशन सीखना होगा सीखेगा, नहीं सीखना होगा कोई ज़रूरी नहीं है। 30 सीट की बात है, आना है तो आइए, नहीं आना है आपकी मर्ज़ी है। क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है, अभी कुछ लोगों ने ऑर्डर दिए थे, उनके प्रोडक्ट समय पे नहीं पहुँचे हैं। बॉटल्स समाप्त थे, बॉटल आ गए हैं, और कुछ लोगों के प्रोडक्ट्स भेज दिए गए हैं। बिल जो है उनका बन रहा है, डिस्पैच हो जाएगा, क्योंकि 10 तारीख को पुट अप होता है, तो बिल्कुल तब तक आपके पास भी बिल आपका पहुंच जाएगा। आप भी जहां फाइल करते हैं उसको कर लीजिएगा। इसके आगे की जो प्रोसेस होती है, रोग के जो प्रधान लक्षण हैं और जो उसके साइन हैं वो भी मालूम होना चाहिए। अगर एमेबिक डिसेंट्री का जो प्राय क्रोनिक रूप में जब ये पाया जाता है तो क्या मिलता है? पेट में तीव्र सूल होता है, तीव्र दर्द होता है, जिसको हम लोग गैस्ट्राइटिस भी कह सकते हैं। साथ में 1 या 2 दिन से
अधिक होने पर ये पतले दस्त में आते हैं। कभी कभी 6 से 10 बार तक भी स्टूल पास करवाता है। स्टूल अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, जिसको गलती से अगर सूंघ ले तो आदमी बिना डाइथाइल ईथर के बेहोश हो जाए, बिना फ्लोरोइथेन के बेहोश हो जाए। जो एलोपैथी में करते होंगे वो सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ उनको। है ना। मल का जो म्यूकस होता है उसमें प्रेजेंट मिलेगा। जो स्टूल होता है उसके अंदर ब्लड की भी प्रेजेंटेशन मिलेगी, प्रेजेंट होगा वो। किसी किसी में बहुत ज़्यादा सिकनेस मिलता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर मिलेगा व्यक्ति। और कई लोग जो हैं वो उकड़ू और मलाशय क्षेत्र में एक स्थान पर या 2 जगह पर स्पर्श करने से कठिनाइयों से, और कभी कभी पिंड का वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ फंसा हुआ है, बहुत चिकना रहेगा और इसी वे में रहता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि पेशेंट को फीवर भी आ रहा है, फीवर का भी भाव रहता है, और 3-4 दिन दस्त आते हैं पर 12 से अधिक नहीं। मलयुक्त रक्त भी होता है और उसमें एक अलग से मतलब बदबू टाइप का भी होता है। नाभि के जो चारों तरफ एक तीव्र ऐंठन युक्त मरोड़ होती है, स्पैस्मोडिक पेन होता है इस जगह पे। उधर दैट मीन्स एब्डोमेन, स्टमक, उसमें पेन तो होता ही है। एमोबिक डिसेंट्री का जो एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो जो स्टूल नहीं बोलना चाहिए, जो रेक्टम होता है, रेक्टम होता है, वहाँ पे ये पेन लाता है। और कई बार साइमंड क्लोन और एंटीकुलर इलियक स्पाइन के सामने से ये होता है। खतरनाक पोजीशन है ये। इसके अलावा में देखने को मिलता है कि वो अध्यमान है। इस रोग के लिए निर्णायक लक्षण आपको महसूस ही नहीं होने देगा। कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं, लेकिन वो तब जब पेशेंट की उम्र ज़्यादा होगी, हो सकता है 70 से प्लस में हो, तो ये कंडीशन कई बार देखने को मिलता है। इसमें अगर क्रोनिक की बात करते हैं, अगर किसी को क्रोनिक हुआ है ये, तो ये निरंतर लक्षण जो है ये मतलब लक्षण बिल्कुल दिखाई देंगे। अगर हम बात करते हैं कि डिओडनम की, तो ये डिओडनम के अल्सर भी होने का एक लक्षण हो सकता है। अति तीव्र अवस्था में जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें ये अतिशय नेक्रोसिस मतलब विनाश हो करके ये सेप्टिसीमिया द्वारा व्यक्ति को मृत्यु भी देती है। कितना खतरनाक है, इस चीज़ को आप समझिए। लक्षणों के संबंध में रोगी को पेट दर्द के साथ लगभग 5 से 6 पतले दस्त प्रतिदिन होते हैं, जिसमें प्रायः म्यूकस तथा रक्त मिले आते हैं। स्टूल बहुत बदबूदार होता है और कभी कभी मवाद भी आ सकता है। इस रोग में कभी कभी बड़ी रक्त नलिकाएं के फट जाने से बहुत अधिक मात्रा में खून निकल जाता है, जिससे रोगी की नाड़ी तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर गिर जाता है। कुछ रोगियों में आंत फट भी सकती है, परफोरेशन भी हो सकता है, जिसमें रोगी को अचानक पेट में जोर जोर से दर्द उठता है और अमेबिक जो पैरासाइट होता है उससे आंत की जो रक्त नलिकाएं होती हैं उसके द्वारा लीवर, फेफड़े, आंत्र और अंगों से निकलने वाले जो बोलने चाहिए बड़े बड़े फोड़े बन सकते हैं, जिसमें सुई डालने पर आपको जो पस सेल्स होते हैं वो भी देखने को मिल जाता है। आवश्यकता पड़ती है तो बिल्कुल एलोपैथी डॉक्टर तो बिल्कुल कर डालते हैं। भाई अब एलोपैथी वाले मेरे पीछे मत पड़वा देना, बहुत पटक के मारेंगे मेरे को। मैं एक कॉमन वे में बात किया हूँ, है ना। तो रोग का जो प्रारंभिक लक्षण होता है वो क्या होता है?
दूषित जल ग्रहण करने से होता है। कुछ घंटे से लेकर के 2 से 3 दिन के भीतर इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो प्रकट होने लगते हैं। आरंभ में रोगी को पेट में मरोड़ के साथ दर्द महसूस होता है। पतली पतली टट्टियाँ होती है, स्टूल जो होता है वो एकदम पतला होता है, जो मतलब न्यूज़िया फीलिंग होती है, उल्टी जैसा लगता है और कई बार उल्टियाँ भी होती है। कुछ समय बाद जो स्टूल है उसमें से ब्लड भी आने लगता है। कुछ समय मतलब 2-4-10 दिन के बाद से फिर उसमें ब्लड भी आने लगता है। पेट में तीव्र दर्द होता है, स्पेस्मोडिक पेन होता है और रोगी को बुखार चढ़ने लगता है। थोड़े ही समय के बाद कई बार रोगी को शौच के लिए भी भागना पड़ता है और कभी कभी तो टट्टी उसके पैंट में ही हो जाती है। मुख्यतः आंव जो होता है वो खून के साथ में ही होता है। लगता है कि व्यक्ति को मवाद भी आता है। जिस दिन उसे दस्त होते हैं और दस्त की संख्या अगर 40 से 50 हो गई तो हो गया उसका बेड़ा गर्क। ठीक है, इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है वो क्लियर कर देता हूँ। रोग अगर माइल्ड या एक्यूट या अति तीव्र कंडीशन में है तो क्रोनिक, इन चारों रूपों में जो मिलता है उसमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी देखने को मिल सकता है। बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है आजकल, 10-10 मिनट का वीडियो बोले थे सर ने और यहाँ वीडियो बन जा रहा है 40 से 50 मिनट के। आरंभ में क्या होता है, मृदुल अवस्था जो माइल्ड अवस्था होती है उसमें रोगी को केवल डिसेंट्री मिलती है। फिर बाद में ये जो मल होता है ये आमतौर पर रक्त के साथ आने लगता है। फिर इसकी अवस्था जो होती है जो सेकेंडरी कहते हैं, उस कंडीशन में फीवर आता है और अवस्थाओं में अनुपस्थिति अगर ट्रीटमेंट की रहती है तो उस कंडीशन में अत्यंत तीव्र एब्डोमिनल पेन देता है। ऐसे में लगता है कि व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस या अथवा बैचलरी डिसेंट्री हो गई है। जरा सी सावधानी से काम लें तो जब लक्षण अति तीव्र होते हैं तब मल के साथ रक्त का जो म्यूकस होता है वो बड़ी मात्रा में आता है। इस अवस्था में स्टूल त्यागने की जो संख्या होती है वो बढ़ जाने के कारण बैचलरी डिसेंट्री का भी व्यक्ति में भ्रम मिलता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल बैचलरी और एमेबिक दोनों तरह के जो प्रवाहिकाएं होती हैं, जो डिसेंट्री होती है, एक साथ भी हो सकती है। बैचलरी डिसेंट्री और एमेबिक डिसेंट्री में अंतर क्या होता है मैं एक एक वे में बताते जा रहा हूँ लक्षण के अनुसार। जिसमें जीवाणु होगा तो जीवाणु किसकी होगी, सिगैल की होगी बिस्लरी में। और वही एमेबिक डिसेंट्री में क्या होगा, ई हिस्टेलिक EH जिसको मैंने कहा वो होगा। प्रारंभ में क्या होगा, वो एकाएक होगा। क्या क्या होगा लक्षण में स्टेट वाइज बता रहा हूँ। पहला होगा जीवाणु। प्रारंभ जब होगा तो वो अचानक होगा, धीरे धीरे नहीं होगा। किसमें, बैचलरी में एकाएक होता है और जो आपका एमेबिक होता है उसमें प्रायः धीरे धीरे देखने को मिलता है। इसका थर्ड लक्षण जो होता है फीवर, प्रायः बैचलरी डिसेंट्री में फीवर होता है जबकि एमेबिक डिसेंट्री में फीवर नहीं देखने को मिलता है। इसमें शीतलता मिलती है, चिल मिलता है। इसके लक्षण जो एमेबिक डिसेंट्री होता है उसमें प्रेजेंट होता है जबकि बैचलरी डिसेंट्री में चिलिंग, शीत जो लगता है, चिल लगता है, ठंडा लगता है, वो नहीं लगता है। दस्तों की संख्या अगर बात करते हैं तो बैचलरी डिसेंट्री में 50 से 100 के लगभग हो सकता है जबकि एमेबिक डिसेंट्री में 20 से 30 के लगभग होता है। अगर हम बात करते हैं पीड़ा युक्त जो उथन होता है उसमें बैचलरी डिसेंट्री में अधिक होता है जबकि एमेबिक डिसेंट्री में कम होता है। अगर हम बात करते हैं एब्डोमिनल पेन की तो विस्तृत तौर पे बैचलरी जो होता है वो विस्तृत है, वो स्पेसिफाइड है जबकि एमेबिक जो होता है वो मुख्य रूप से
सिक्किम तथा पेल्विक क्लोन के ऊपर होता है। अगर इसमें टॉक्सिसीमिया की बात करें तो बैचलरी में टॉक्सिसीमिया उपस्थित होता है, जबकि एमेबिक डिसेंट्री में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। अगर एनीमिया की बात करें तो एनीमिया में बैचलरी डिसेंट्री में ये पाया जाता है, जबकि एमेबिक डिसेंट्री में ये नील पाया जाता है, नील होता है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। एनीमिया के अलावा में अगर हम बात कर रहे हैं निर्जली बोन, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है बैचलरी में, और एमेबिक डिसेंट्री में एब्सेंट होता है। बीपी की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, रक्तचाप जो होता है वो गिर जाता है बैचलरी डिसेंट्री में, जबकि एमेबिक डिसेंट्री में ये सामान्य रहता है ब्लड प्रेशर। अगर हम स्टूल की बात कर रहे हैं तो बैचलरी डिसेंट्री में मल दुर्गंधहीन, रक्त थोड़ा पर श्लेष्मा अधिक मल क्षारीय होता है। एमेबिक डिसेंट्री में मल जो होता है वो फूला हुआ होता है, दुर्गंधित एवं रक्त युक्त हो सकता है। मल दैट मीन्स स्टूल, मखमल नहीं, स्टूल, और स्टूल मतलब बैठने वाला नहीं, मेडिकल लैंग्वेज वाला स्टूल, ठीक है। तो मल फूला हुआ और दुर्गंध एवं रक्त युक्त, और कई बार मल जो होता है वह एसिडिक भी होता है। मल तो यूँ तो एसिडिक ही होता है। अगर इसकी हम बात करते हैं प्रोग्नोसिस की, तो इसका जो बोलना चाहिए उपद्रव होता है वो उसके कारण जो कोई भावी फल जो होता है वो अच्छा नहीं मिलता है, जबकि एमेबिक डिसेंट्री में बुरा नहीं होता। इसी प्रकार से उप स्नायु, बहुत लंबा हो गया, उप स्नायु, इसमें सल्फोनाडाइजेनिक से आंशिक लाभ होता है, और इसमें इमेटिन और इसमें NH स्टूल आप दे सकते हैं, 5 ड्रॉप QID देना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें स्नोफीलिया जो होता है बैचलरी में वो एब्सेंट होता है, जबकि एमेबिक डिसेंट्री में ये पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करते हैं लक्षण रक्त की परीक्षा की, तो ल्यूकोसाइट में वृद्धि मिलेगी, कोई अंतर नहीं, आपका एमेबिक डिसेंट्री में कोई अंतर नहीं मिलेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं चिकित्सा जगत की, चिकित्सा करने की, तो मेल ESR, NH ESR, इन दोनों का यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो बोलना चाहिए रक्त परीक्षा होती है जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस की जो वृद्धि हुई है, वो एमेबिक डिसेंट्री में उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। चिकित्सा की बात करें तो जहाँ पे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम एंटीबॉडीज़ बढ़ाने के लिए रेमेडी देते हैं, और साथ में कई बार केमोथेराप्यूटिक एक्सटेंट्स भी उपयोग किए जाते हैं, जो कि एंटी एमेबिक ड्रग के तौर पे देखा जाता है। कॉम्प्लिकेशन कब आता है? भाई नींद आने लग गई यार दोनों। कॉम्प्लिकेशन कब आता है? एक पेज और है, एक पेज का टॉपिक बचा है। और जटिलताएं जब आती हैं तो रोग के जटिल हो जाने पर रोगी को ब्लड प्रेशर गिर जाता है, नाड़ी की जो गति होती है, पल्स रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, माथे पर पसीना आने लगता है, और रोगी अत्यधिक कमजोरी महसूस करने लगता है। जब यूरिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो रोगी गंभीर रूप से ये धारणा कर सकता है, क्योंकि कभी कभी गुर्दे किडनी जो होती है वो फेल हो सकती है। इसलिए रोगी को
समुचित मात्रा में मूत्र कराना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। कभी कभी तो रोगी को डायलिसिस की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ रोगियों में इंटेस्टाइन जो होता है परफोरेशन होने की भी संभावना रहती है। कभी कभी ब्लड जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में बहने लगता है और रोगी को तुरंत स्वस्थ व्यक्ति का एक रक्त चढ़ाना पड़ता है। हम रक्त नहीं चढ़ाते भाई, हम लोग ब्लड वाला दवाई यूज़ करवा देते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाथ पैर होते हैं उसमें जलन होता है, दर्द होता है, सिर में दर्द होता है और दौरे आने लगते हैं, फिट्स मारने लगता है और कभी कभी बैक्टीरिया और रक्त मिलकर मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देते हैं, जिससे निदान के लिए रीढ़ की हड्डी के बीच सुई डालकर इसमें से उसका जो फ्लूइड होता है वो निकालते हैं। कौन निकालते हैं बताने की ज़रूरत है क्या? एलोपैथी वाले। कुछ आयुर्वेद वाले भी होशियार हैं जो यही प्रक्रिया करते हैं, जबकि आपने को यहाँ क्या करना है, केवल बताइए। पेट का है स्टेन, लीवर का है, बताओ। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट संडे को, कल वाले संडे को नहीं, इसके आगे वाले संडे को मैं पूछूंगा इसके सवाल, आप बना के रखिएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं रोग की, तो कुछ रोगियों में जोड़े के दर्द और आँखों में सूजन भी हो सकता है। रोग की पहचान क्या है? माइक्रोस्कोपिक के द्वारा कि उसके अंदर EH एमोबायोसिस है या नहीं है, उसमें सहायता मिलती है। जिस व्यक्ति को रोग एक बार हो जाता है तो बार बार इसमें ग्रसित हो सकता है। तत्काल चिकित्सा न करने पर यकृत हेपेटाइटिस और यकृत विद्राही लीवर एब्सेस जैसे विशिष्ट प्रकार के भयानक उपद्रव हो जाते हैं। एक बात का खास ख्याल रखेंगे कि अगर लीवर में कोई एक भयानक अवस्था आई है तो इस अवस्था को सावधानी से उपचार न किया जाए। जब नींद आ रहा है यार, 32 मिनट का हो गया, मैं इसको विराम देता हूँ। तो इसमें होता क्या है, यदि अगर हम लोग उसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अगर किसी व्यक्ति को दिख रहा है कि लीवर में हेपेटाइटिस है, लीवर एब्सेस है, परफोरेशन है, तो ये सभी चीज़ें S10 से बिलोंगिंग है। S10 के साथ में आपको रेमेडी का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप S5 भी डाल रहे हैं तो F1 + S5 = S10। तो इतना तो आपको समझना होगा। और इस चीज़ों को, तथ्यों को लेकर के अगर काम करते हैं तो इसमें कई चीज़ें और मिलती हैं जो इसमें ट्रीटमेंट में सहायता प्रदान करती हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास मुझे बताइएगा ज़रूर। हालांकि 35 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसके साथ ही इसको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।